students, now we are going to discuss heating effect of electric current. नाम से ही समझ में आ रहा है heating effect. That means हमें heating effect देखना है इलेक्ट्रिक करंट का कि क्या हो रहा है हीट होने के बाद, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होने के बाद क्या क्या प्रोसेसेस हो रही है. तो एक एग्जांपल लेते हैं कि आप जैसे मार्केट जा रहे हैं. पहले आप गए, नॉर्मल टेम्परेचर है, लेकिन आप मार्केट में पूरा मार्केट घूम गए, काफ़ी भीड़ है वहाँ. तो देखना कुछ टाइम बाद क्या होगा, आपको काफ़ी गर्मी होने लगेगी. काफ़ी गर्मी मतलब अंदर एक एनर्जी आ रही है, एक हीट निकल रही है बॉडी से. और जैसे ही आप 1-2 घंटे मार्केट घूमने के बाद बाहर निकलिए, आपको किसी का पसीना आ रहा है, काफ़ी गर्मी हो रही है कभी. तो ये क्या है कि आपको एक टाइप से हीटिंग इफेक्ट हो रहा है मार्केट में जाके, भीड़ में जाके. उसी प्रकार क्या होता है कि हमने पढ़ा है करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्जेस. तो सपोज कि फ्लो ऑफ चार्जेस हो रहा है एक पॉइंट, जैसे ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट से बी पॉइंट, और ये रहा आपका मार्केट. ठीक है, जो आपका कंडक्टर है, पूरी लेंथ है, वो सपोज है मार्केट. अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला ए पॉइंट से, अब वो ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने के लिए उसे ये पूरा एरिया ट्रैवल करके जाना है. तो इस ट्रैवल के बीच में एक इकलौता इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ चार्जेस है, साथ में नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस भी है. तो जो इन सब की ट्रैवलिंग के टाइम जो हिंड्रेंस हो रहा है, हमने देखा था कि रेजिस्टेंस भी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स के हिंड्रेंस के कारण हो रहा है. तो इस बीच में, इस ड्यूरेशन में जो भी हिंड्रेंस हो रहा है, उस हिंड्रेंस के कारण, उस हिंड्रेंस को और कम करने के लिए एक वर्क डन हो रहा है, और उस वर्क डन के कारण ही हीट हो रही है. तो जो हीट हो रही है वायर में, when electric current is supplied to a purely resistive conductor, the energy of electric current is dissipated entirely in the form of heat. तो जो एनर्जी निकल रही है उस हिंड्रेंस के कारण, वो हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, एंड रेजिस्टर्स गेट हीटेड. तो जो रेजिस्टर होता है वो हीट होने लगता है. The heating of resistor because of dissipation of electrical energy is commonly known as heating effect of electric current. तो यही जो हिंड्रेंस के कारण जो एनर्जी डिसिपेट हो रही है और कंडक्टर हीट हो रहा है, इसी पूरी प्रोसेस को हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. इसका सबसे अच्छा एग्जांपल, आप किसी भी डिवाइस को देखना, काफ़ी देर यूज़ करने के बाद वो हीट फील करने लगता है, उसे देखना गर्म हो जाता है थोड़ा. चाहे आप इलेक्ट्रिक बल्ब भी ले लो, तो उसे थोड़ी देर बाद टच करना, जब वो जलता है तो एक आपको वार्म फील होगा, गर्म फील होगा, और वही है हीटिंग इफेक्ट. एक सबसे कॉमन एग्जांपल. एक एग्जांपल चलो ये दिया है कि when electrical energy is supplied to an electric bulb, the filament gets heated because of which it gives light. तो देखिए हमने कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम बल्ब को देते हैं और उसका फिलामेंट हीट होता है, और इस फिलामेंट के हीटिंग इफेक्ट के कारण ही आपको जो एनर्जी मिल रही है, जो वो लाइट के फॉर्म में मिल रही है, और बल्ब आपका ग्लो हो रहा है. तो ये एक एग्जांपल है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि फिलामेंट में जो एनर्जी मिली वो हीट हुआ, तो ही आपको हीटिंग इफेक्ट दिख रहा है, लाइट दिख रही है. अब है कि फिलामेंट जो होता है इसमें यूज्ड, वो एक ऐसे मटेरियल का बना हुआ होता है, टंगस्टन जो होता है, कि उसकी मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है, कि मतलब वो इजीली मेल्ट नहीं हो रहा. तो आप कितनी भी एनर्जी दीजिए, वो एक अमाउंट तक की मतलब एनर्जी मेल्ट नहीं होगा, काफ़ी लेट मेल्ट होता है वो, यानी बहुत हाई करंट भी वो झेल सकता है, सहन कर सकता है. कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अब रीजन क्या है हीटिंग इफेक्ट? व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टर generates heat due to the hindrance caused by the conductor to the flowing current. The work done in the overcoming to the hindrance to the current generates heat in the that conductor. तो हमने अभी कहा कि जो उसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ट्रेवल करने में जो हिंड्रेंस हो रहा है, उस हिंड्रेंस को ओवरकम करने में जो वर्क डन करना पड़ रहा है, वही तो है कि वो हीटिंग इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, एंड दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. नाउ अब हम लोग को हीटिंग इफेक्ट से एक लॉ होता है जूल्स लॉ. जूल्स सर ने, साइंटिस्ट ने इस पे एक लॉ दिया हुआ था. वो लॉ क्या है? When an electric current passes through a conductor, heat H. तो हमने देखा कि इलेक्ट्रिक करंट पास हो रही है तो कोई हीट आ रही है, जो हीट H है इज प्रोड्यूस, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस. तो जूल सर कह रहे हैं कि जो हीट निकल रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? रेजिस्टेंस के है. कंडक्टर से हीट आ रही है, तो कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस है, उस कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है, तो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. द टाइम T for which the current flows, H is also directly proportional to time T and to the square of magnitude of current. तो ये कह रहे हैं कि H is also directly proportional to square of magnitude of current. तो जो जितना
करंट फ्लो हो रहा है उसके स्क्वायर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो 3 चीज़ें हमने देख ली कि जो आपका हीट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस के। हीट है जिस टाइम में वो हीट हो रहा है तो वो उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड जो करंट जनरेट हो रही है उस कंडक्टर में, जितनी करंट फ्लो हो रही है उस करंट के स्क्वायर के टाइम्स भी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब हम कंबाइन किया तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT। और इसी का प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने में हम लोगों को जो फॉर्मूला मिलता है वो होता है H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। क्लियर? ये फॉर्मूला ही फॉर्म कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने में आपको एक इक्वल का साइन मिल रहा है और ये फॉर्मूला फॉर्म हो रहा है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का, वेयर I इज इलेक्ट्रिक करंट, R इज रेजिस्टेंस एंड T इज द टाइम स्पैन ऑफ हीट जनरेशन। एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो इसके एप्लीकेशंस कौन कौन से? फर्स्ट वाला इलेक्ट्रिक बल्ब। तो हमने अभी डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है, एक फिलामेंट लगा होता है। द फिलामेंट इज सच दैट द इनर कोर फिलामेंट मोस्टली टंगस्टन। बल्ब में जो यूजुअली जो फिलामेंट रहते हैं वो टंगस्टन के होते हैं। इट डज नॉट मेल्ट इजीली, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया कि जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो काफ़ी हाई मेल्टिंग पॉइंट का होता है। तो वो कितनी भी आप एनर्जी दो, कितनी भी हीट दे रहे हैं, आप उसे करंट दे रहे हैं, वो इतने इजीली मेल्ट नहीं होगा क्योंकि हाई मेल्टिंग पॉइंट है। और अगर इजीली मेल्ट हो जाए बल्ब जल्दी खराब हो जाएगा। तो फिर क्या मतलब है बल्ब यूज़ करने का? थोड़ी करंट ज़्यादा आई तो आपका पूरा सर्किट खराब हो जाएगा। इसलिए जो बल्ब्स के अंदर जो मटेरियल रहता है, टंगस्टन रहते हैं, वो हाई मेल्टिंग पॉइंट के यूज़ किए जाते हैं। इज हीटेड अप टू अ सर्टेन टेम्परेचर आफ्टर विच इट इज इल्यूमिनेटेड। तो कुछ टेम्परेचर हीट करने के बाद वो ग्लो करने लगता है टंगस्टन, और ये ग्लो करने के बाद ही आपको जो एनर्जी मिल रही है वो लाइट के फॉर्म में मिल रही है, और मिल रहा है आपको हीट एनर्जी लाइट के फॉर्म में। और देखना इस बल्ब को पास से टच करिए, वो काफ़ी गर्म हो जाता है कुछ टाइम जलने के बाद ही, क्योंकि वो जो हीट एनर्जी है वो लाइट के फॉर्म में है। नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रिक आयरन। हम सभी ने अपने घर में इलेक्ट्रिक आयरन देखी हुई है, कपड़े आयरन करने जो काम आए जाते हैं। बायमेटेलिक प्लेट्स जो इसमें यूज होती है, जो प्लेट्स यूज होती है अंदर, वो होती है बायमेटेलिक प्लेट्स। आर अप्लाइंग द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हेल्प्स द आयरन ब्रेक द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन अ सर्टेन टेम्परेचर इज रीच्ड। तो ये क्यों यूज होती है कि अगर कंटिन्यूसली करंट जा रही है उसमें और वो कंटिन्यूसली हीट होगी तो एक टाइम बाद क्या हो जाएगा कि वो काफ़ी गर्म हो जाएगी, मतलब इतनी कि हम उससे यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में तो हम आयरन हम लोग के काम की नहीं है। तो अंदर में क्या होता है, एक बायोमेटेलिक प्लेट होती है कि एक सर्टेन टेम्परेचर जब तब पहुंच गई तो उसके बाद वो हीट होना बंद कर देगा। तो ये बायोमेटेलिक प्लेट का वर्क ही है कि वो उस सर्किट को उसको ब्रेक कर देगा एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद। यू मे हैव नोटिस दिस व्हेन द रेड लाइट ऑन और ऑन आयरन बॉक्स कम्स ऑन एंड ऑफ। तो देखना जो अपने आजकल की आयरन्स होती है उसमें एक रेड लाइट रहती है, तो देखना वो ऑटोमेटिक ऑन हो जा रही है, ऑटोमेटिक ऑफ हो जा रही है, मतलब जब देखना काफ़ी हीट हो जाती है तो वो ऑफ हो जाती है। तो ये बायोमेटेलिक प्लेट के कारण ही है कि एक टाइम बाद वो और हीट नहीं होगी और वो ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक हीटर। इलेक्ट्रिक हीटर हम सभी ने यूज़ किया होगा ठंड के दिनों में रूम हीट करने या वाटर हीट करने के लिए। तो देखना उसमें एक रॉड लगी होती है, उस रॉड को करंट जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं वो रॉड हीट होने लगती है और वो टेम्परेचर अपने आसपास का बढ़ाने लगती है। जैसे अगर आप देखना एक बकेट में हम वाटर हीट कर रहे हैं हीटर के थ्रू, तो देखना कि मॉलिक्यूल्स पहले स्लोली नीचे के मॉलिक्यूल्स गर्म होने लगते हैं और धीरे धीरे वो नीचे के मॉलिक्यूल्स गर्म होकर ऊपर आने लगते हैं, कन्वेक्शन होने लगता है। तो यही आपको दिखा रहा है कि पानी गर्म हो रहा है, हीटिंग इफेक्ट हो रहा है। सिमिलरली टू दैट ऑफ आयरन बॉक्स बट देयर हियर अ सर्किट ब्रेकर इज यूज। तो इस जो हीटर हो रहा है, रूम हीटर की बात करें, अगर हम कुकिंग हीटर की बात करें तो यहाँ पे एक सर्किट ब्रेकर यूज किया जाता है जो उसे एक अमाउंट सर्टेन अमाउंट तक हीट होने के बाद उसे ब्रेक कर देता है। नेक्स्ट वन इज द इलेक्ट्रिक फ्यूज। हर घर में सर्किट में कहीं भी जहाँ इलेक्ट्रिसिटी हो, काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट लगे हो, तो वहाँ एक इलेक्ट्रिक फ्यूज यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज का एक सर्किट में यूज़ करने का एक पर्पज़ है कि क्या होगा कि अगर हमने हाई अमाउंट ऑफ करंट दे दी सारे सर्किट में और सपोज कि काफ़ी हाई अमाउंट ऑफ करंट पहुँच गए, तो एक टाइम बाद क्या होगा कि हर एक कंपोनेंट की जितने भी जो डिवाइसेस लगे सबकी कैपेसिटी है कि इतनी करंट ही वो ले सकते हैं, इससे ज़्यादा लेने में वो शॉर्ट हो जाएंगे। तो फ्यूज़ का क्या वर्क होता है कि फ्यूज़ का मेल्टिंग पॉइंट भी काफ़ी हाई होता है, तो
तो अगर करंट काफी हाई है तो फ्यूज खराब हो जाएगा, लेकिन फ्यूज खराब हो जाएगा मतलब हम कहते हैं ना कि फ्यूज हो गया, फ्यूज खराब हो गया, तो फ्यूज खराब होने से क्या होगा कि बाकी जो अपने डिवाइसेस है वो बच जाएंगे। कॉपर और जिंक कैन बी यूज एज द फ्यूज एलिमेंट। जो फ्यूज में हाई मेल्टिंग पॉइंट का एलिमेंट है वो कौन सा है? कॉपर एंड जिंक है। क्लियर? कॉपर और जिंक के हम लोग मटेरियल यूज करेंगे, एलिमेंट यूज करेंगे फ्यूज में, ताकि वो इजीली मेल्ट ना हो। व्हेन देयर इज एन excess of current flow through the electric circuit, the heat generated increases as well and melts the fuse। तो काफी हाई अमाउंट की अगर करंट रही तो वो सबसे पहले फ्यूज को मेल्ट करेगा, और फ्यूज खराब भी होगा तो क्या सर्किट ब्रेक हो जाएगा, लेकिन जो बाकी डिवाइस है, बाकी जितने भी अपने घर के इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स है वो बच जाएंगे, देयर बाय ब्रेकिंग द सर्किट। और फ्यूज के मेल्ट होने से सर्किट ब्रेक हो जाएगा, इसलिए फ्यूज का यूज किया जाता है। क्वेश्चन based on the heating effect of electric current. So the question is 100 joule of heat is produced each second. Point that each second 100 joule of heat is produced each second in a 4 ohm resistance. Find the potential difference across the resistor. So in this question we have given 100 joule of heat. So the heat is given as 100 joule. And the resistance is given us in this question is R equals to 4 ohm. Now we have to find the potential difference across the resistor. So we have to find the value of V. अब अभी तक हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें H और R में कोई रिलेशन है जो V से रिलेट करे, V की वैल्यू डायरेक्ट दे? तो नहीं, अभी हमने डिस्कस किया नहीं। पर अभी हमने रिसेंटली एक फॉर्मूला डिस्कस किया विच इज H इक्वल्स टू I स्क्वायर R T। ठीक है, और इस क्वेश्चन में हमको टी भी गिवन है इनडायरेक्टली कि ईच सेकेंड, दैट मीन्स टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड। तो आपको फाइंड करना है वी। तो क्या कर सकते हैं हम कि हम आई की वैल्यू पहले फाइंड कर सकते हैं, और आई के यूज से ओम्स लॉ लगा के हम लोग वी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आई की वैल्यू चलो फाइंड करते हैं। तो एच गिवन है आपको 100, आई स्क्वायर हमको फाइंड करना है, आर गिवन है 4 एंड टी गिवन है 1 सेकेंड। तो जब हम सब कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको मिलेगा आई स्क्वायर इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल्स टू 25। तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई? 25। इसको अब क्या करना है, आपको इसका स्क्वायर हटाना है, तो आपको मिलेगा आई इक्वल्स टू √25 एंड विच इज इक्वल्स टू 5। तो हम लोगों को क्या मिल गया? द वैल्यू ऑफ करंट विच इज इक्वल्स टू 5 ampere. Got it? Now we have to find the potential difference, क्योंकि हमको क्वेश्चन में तो पोटेंशियल डिफरेंस से फाइंड करने का है, लेकिन हम लोगों को जूस लॉ ऑफ हीटिंग का फॉर्मूला पता था H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, तो हमने उसके थ्रू आई फाइंड कर लिया, लेकिन हम लोग को क्वेश्चन में तो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? अब वापस हम लगाएंगे ओम्स लॉ, क्योंकि ओम्स लॉ होता है V इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन है? R गिवन है, I गिवन है, तो वैल्यूज पुट कर लो। V इक्वल्स टू I की वैल्यू है 5 एंड R की वैल्यू है 4, तो 5 इंटू 4 हो जाएगा 20 वोल्ट। क्लियर? तो वोल्टेज की वैल्यू हो गई 20 वोल्ट। 20 वोल्ट इज अवर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर।